बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। रोज़े आप लोगों के अच्छे गुजरे होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है आज हम सब ने 7वां रोज़ा रखा है। दुआ है कि इसी तरह बहुत अच्छे हम सब के रोज़े गुजरे। माह रमज़ान हम सब के लिए इसी तरह से रहमतों और बरकतों वाला महीना साबित हो सके। ऑल्दो अभी मैं देख रही थी कि वही मसाइल लोगों को जिनका सामना माह रमज़ान से पहले भी था और अब ज़्यादा करना पड़ा है, महंगाई और सिर्फ महंगाई की बाज़गश्त है। आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। खबरें हैं, वज़ीर आला के हुक्म पर रिलीफ, मुफ्त आटा सेंटर सुबह 6 बजे खुलेंगे। न्यू अस्पताल में अरबों का बजट गैर कानूनी इस्तेमाल करने का इंकशाफ। 7 अरब रुपए का बजट बगैर किसी कानूनी इख्तियारात के इस्तेमाल किया गया। लाहौर मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद रोकने के हुक्म में तौसीक, ग्रीन एरिया को भी नहीं छोड़ा गया, हाईकोर्ट। और बरवक्त मीटर तब्दील न होने पर एससी सरवर मुगल की सरजनिश, चेयरमैन लेस्को बोर्ड ने मीटर्स की किल्लत खत्म करने का टास्क दे दिया। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब ने आज में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहली खबर की तरफ चलते हैं। खबर यह है कि वज़ीर आला के हुक्म पर रिलीफ दिया गया है और मुफ्त आटा सेंटर सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। ये अहकाम जारी किए गए हैं। कल हमने जो हालात देखे, आटा सेंटर्स पर बेतहाशा रश था। 7वां रोज़ा हो गया और ये रश किसी तरह से कम नहीं होने पे आ रहा। इस पर अप्रिशिएट जिस चीज़ को करना चाहिए वो ये है कि फॉलोअप मुसलसल सीएम साहब की जानिब से लिया जा रहा है। जहां वो खुद जाके विजिट कर रहे हैं, वहां पर ज़रूरत के तहत जो जो तब्दीलियां लेकर आनी चाहिए फौरी तौर पर वो चीज़ें चेंज की जा रही हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को रिलीफ मिल सके। इमरान, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अना देखिए, बिल्कुल आप चूँकि आगाज़ ही हम निगरान हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात जो है मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो डिसीजन लिया गया है कि जो आटा सेंटर है ये सुबह 6 बजे अब खुलेंगे, इसका असल मकसद जो है वो ऑब्वियसली अवामुन्नास को सहूलत देना कल तो मैं और रश को परेशान हो कंट्रोल गई। करना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह से लाइव डीएसएन हमारी लगी थी, फीड आ रही थी, आई थिंक बरकी के वो मनाजिर थे, इस कदर रश था। लेकिन आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि लाहौर में सबसे बेहतरीन इंतजाम देखने में सामने आ रहे हैं। सबसे बेहतरीन इंतजाम जो है वो फिल वक्त लाहौर में है और लाहौर जो है इस वक्त जो बाकी अजला हैं उनसे बेहतरीन कारकर्दगी और सबसे ज़्यादा आटे के थैले जो हैं वो लाहौर में ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हो रहे हैं। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से हम बात कर रहे थे। देखिए, ये डिसीजन जो है ये ऑब्वियसली इसीलिए लिया गया है कि ताकि अवाम को सहूलत दी जा सके और इसके साथ रश को जो है कंट्रोल किया जा सके। निगरान हुकूमत के हवाले से बात करें कि निगरान वज़ीर आला जो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी है, उनकी जानिब से अवाम को सहूलत देने के हवाले से स्पेशली रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो वफाकी हुकूमत को जो है वो दी गई थी, जिसमें ऑब्वियसली ये चीज़ भी शामिल थी कि बिलों में जो है वो कुछ पैसे जो हैं वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाया जाए कि जिसका कोई 200 से 300 यूनिट चलते हैं उसको 5000 7000 जो है वो रमज़ान पैकेज के हवाले से दे दिया जाए ताकि इजी हो। लेकिन चूँकि वफाकी हुकूमत जो है उसके अपने भी जो है वो मसाइल तो मैं नहीं कह सकता, खैर उनके अपनी भी सोच है और अप्रोच है, उसके तहत उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि जी मुफ्त आटा जो है वो बांटा जाएगा। अब अगर बात की जाए, देखें आटा मौजूद है, स्पेशली अगर बात की जाए इन पॉइंट्स के हवाले से, लाहौर में तो पॉइंट्स जो है वो 43 हैं। ओवरऑल जो 36 अजला हैं उनमें भी जो है वो अब पॉइंट्स जो है वो तकरीबन सैकड़ों पॉइंट जो हैं वो चल रहे हैं अभी। असल मसला ये है कि आटा मौजूद है, अमला भी मौजूद है बांटने वाला, लेकिन हर चीज़ जो है वो बदनज़मी का शिकार जो है वो हो रही है। वज़ीर आला के हवाले से बात करें, चूँकि उन्होंने ख़ुद भी मॉनिटर किया इस चीज़ों को और ख़ुद भी जो है वो दौरे किए और उन्होंने जो चीज़ देखी उसके तहत कल जो है वो इजलास हुआ और उसमें उन्होंने तमाम वज़रा और तमाम सेक्रेटरीज़ को, स्पेशली सेक्रेटरीज़ को ड्यूटियाँ साइन की हैं कि भाई अब आप जो हो ना मुख्तलिफ अजला में जाओगे और जाकर वहाँ 3-3 दिन तक रहोगे और वहाँ पर रिपोर्ट जो है वो मुझे दोगे। इसके साथ जो आपके डीसीज़ हैं उनकी भी ड्यूटियाँ लग गई हैं, कमिश्नर्स की भी लग गई हैं, एसीज़ की भी लग गई हैं। ये अशद चीज़ की ज़रूरत थी इस चीज़ की। देखें, असल मसला जो है वो मैनेजमेंट में हो रहा है, ठीक है,
आटा जो है वो पहुंच रहा है पॉइंट्स पर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें मसाइल सामने में आ रहे हैं। यानी जैसे कि रुकावट बखर ये में नहीं है, कम नहीं है, तलब और रसद का इशू नहीं है, बिल्कुल वो ऐसे। मौजूद है, बखर में लोगों आप का रश मैनेजमेंट का इशू बखर में देखें ना कि जो इंसानी जान जो है वो ज़ाया हुई है, जिस पर वज़ीर आला जो है उन्होंने भी अफसोस का इज़हार किया है। तो उस पर ऑल्दो उन्होंने जो है वो DIG स्पेशल ब्रांच को कहा है कि भाई जिम्मेदारान का तयन करें और मुझे रिपोर्ट पेश करें, फिर हम देखते हैं कि उन लोगों के साथ क्या करना है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब इस चीज़ से ही कम अज़ कम ये जो बाकी लोग हैं वो सीख ले चुके। वज़ीर आला अब 36 ज़िला में तो नहीं जा सकते ना, हर पॉइंट पर नहीं जा सकते, वहाँ पर ऑब्वियसली मैनेजमेंट मौजूद है, उसको जो है वो इंतजामात बेहतर करने की ज़रूरत है। ये कोई मुश्किल अमल नहीं है। जब आपके पास फ़र्ज़ करें एक पॉइंट पर आपके पास कोई 50,000 थैला पड़ा है, लेने वाला जो है वो सिर्फ 20,000 है या 30,000 है, तो भाई आप इजीली मैनेज कर सकते हो। लेकिन वही सूरत हाल आप देखें, कहीं पर डंडा सोटा चलाया जा रहा है, कहीं पर धक्कम पेल हो रही है, तो इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आप 6 बजे ये जो खोले गए हैं, सो कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? मेरा ख्याल थोड़ा सा ताख़ीर होगी इस फैसले में, इसको बहुत पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि पहले 2-3 दिन से ये देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा रश है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और अमला आपके पास नहीं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन है उनको तो आदत ही नहीं काम करने की। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि ब्यूरोक्रेसी को अपनी ठंडी गाड़ियाँ और दफ्तर छोड़ने होंगे, अब काम करने का टाइम है। और अगर ये मिसमैनेजमेंट हो जाती है, जो कि तकरीबन हर ज़िले में रिपोर्ट हो रही थी, तो उस वक्त फुल एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ये भी अपनी एक स्ट्रेटजी थी कि पहले लाहौर को दुरुस्त करेंगे, फिर आगे जाएंगे। और मेरा ख्याल हम जितने भी वज़ीर आला रहे हैं उनको ये तजवीज़ करते रहे हैं कि आप खुद जाएँ, और इनको तो मेरा ख्याल रोकना पड़ रहा है। ये तो जितने ज़िलों में जा रहे हैं, गुजरांवाला डिवीज़न ये कर चुके हैं, सियालकोट डिवीज़न ये देख चुके हैं, साहिवाल उकाड़ा रीजन चीफ सेक्रेटरी अचानक दौरे और वो भी रातों को। मुजफ्फरगढ़ में जो वाक़यात हुए उस पर DC और DPO को घर जाना पड़ा है। अभी साहिवाल में एक वाक़या हुआ है, उस पर भी हॉट वाटर में है, बाकी ब्यूरोक्रेसी भी। तो जब तक ये खुद नहीं निकलेंगे अफसरान, तो काम नहीं होगा। अब लाहौर में क्या है, लाहौर में यह है कि वज़ीर आला जो है मुकम्मल सुबह दोपहर शाम बहुत सारे ऐसे दौरे हैं जो, क्योंकि मैं शहर में फिरता हूँ, सिटी रिपोर्टर हूँ, तो मुझे पता होता है कि बहुत सारे उनके दौरे चल रहे हैं, लेकिन हमें इजाज़त नहीं होती कि हम उसको रिपोर्ट करें, और ना हमें कबल अज़्ज़त पता होता है। लेकिन जब हो जाता है तो फिर हमें कोई ना कोई बता देते हैं, ज़ाहिर बात है हमारे अपने शहर में भी मिलने जुलने वाले हैं, तो चीज़ें चल रही हैं। ये नहीं है कि किसी टाइम बैठा जा सकता है। हम अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब फिर हम ज़्यादा भी करेंगे तो कहेंगे जी कि CM की बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ों को। चीज़ें चल रही हैं। ज़रूरत 2-3 बातों की, जिस तरह इमरान ने कहा है कि आपके सेंटर पे वाफर आटा मौजूद है, लोगों को यकीन कराएं कि आपको हर सूरत जो है वो आपकी अमानत आप तक पहुंच जाएगी। माजरत के साथ यहाँ पर इंतजामिया, हमारे मैनेजमेंट के जितने मजिस्ट्रेट हैं, इनको भी काम करने की आदत नहीं है, इनसे भी काम करवाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यही थी कि उनसे काम करने की आदत नहीं है, उनसे काम करवाना मुश्किल है। और तीसरी बात यह है कि उनको बिहेव नहीं करना आता। ठीक है, आम लोग जो है, जो चाहे जितने भी गरीब है, किस कोई टूटी जूती में आ रहा है, कोई मैले कपड़ों में आ रहा है, वो आपके लिए मोहतरम है। ठीक है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे। इन अफसरान को ये समझा देना चाहिए बिला तफरीक कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे, आप उनकी अमानत, उनके रिलीफ की जो अमानत जो सरकार और सूबाई हुकूमत ने दी है, उनके जिम्मे ये लगी है। अच्छा दुर्ना, मुझे इस चीज़ से बड़ा अफसोस हो रहा है उन सफ़ेद पोश लोगों के लिए कि चले एक तरफ आप रिलीफ दे रहे हैं, उस रिलीफ से लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, दूसरी तरफ ओपन मार्केट में आटे की फराहमी की जो सूरत हाल है, अब अगर सभी लोग चले गए, ये जो आटा पॉइंट है यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखने, आपकी ओपन मार्केट में हालात ये हैं कि आटा जो है मजीद 10 रुपये महंगा हो गया, 170 रुपये फ़ी किलो का हो गया है, और किल्लत भी बरकरार है। बहुत सारे स्टोर्स पे कहा जा रहा है कि अभी आटा मौजूद ही नहीं है। सो ये यहाँ पर आवाम को रिलीफ किसने फिर देना? हमारे कुछ अवाम दुश्मन दोस्त हैं और कुछ सियासी जमातों से वाबस्ते हैं जिनका काम है अफरा तफरी अनारकी फैलाना। उनके प्रोपेगेंडे में देखता रहता हूँ, और मैंने बाज़ वक़्त खुद भी चेक किया। बहुत सारी जगहों पे ये कहते हैं जी कि ये मुज़रे सेहत है, ये चीज़ सेहत ठीक नहीं है, सरकार जो दे रही है ख़राब चीज़ दे रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा चेकिंग का मराहिल से गुजरता है। कहीं पे कोई अगर 1-2 जगह पे कोई मिस रिपोर्टिंग हो गई है, कहीं पे कोई चीज़ ऐसी आ गई है कि जिसके अंदर कुछ इश्यूज़ होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जो तालाब गंदा हो गया। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। आप अफरा तफरी और अनारकी फैलाते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने आप को वायरल करने के लिए, और इस तरह की चीज़ें फैला के फ़ायदा किसको होता है? ओपन मार्केट में इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को। जब आप सरकार के इन रिलीफ बाज़ारों में या इनके रिलीफ की जितनी भी कैंपेन को हिट करते हैं, तो बराह रास्त सफ़ेद पोश से लेके वो गरीब तबका मुतासिर होता है जो बाजार जाने की इस्तात नहीं रखता, और बाजार वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और फौरी तौर पे चीज़ों पे मनपसंद जो है उसमें इजाफा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारे मजिस्ट्रेट बिजी हैं, सारे अफसरान इस वक्त बिजी हैं आटा सेंटर में, हमें किसी ने पूछना कोई नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खुदा खौफी करनी चाहिए थोड़ी सी। आप इस महीने का ही कुछ एहतराम कर लें, आप जो अपना रोज़ा रख रहे हैं कुछ उस रोज़े का ही एहतराम कर लें। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बेशर्मी हो चुकी है हमारे बहुत सारे ताजरों दोस्तों में, बहुत सारा
बुरा मनाएंगे, लेकिन अब उनको समझाने वाला कोई नहीं बिल्कुल है। साफ हमारी सुथरा ताजा तंजीमें भी आगे बढ़ के लेकिन नहीं हालात काम आम कर रही। आदमी के लिए परेशान कुन है। हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर शामिल करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। न्यू हॉस्पिटल से खबर यह है जहां पर अरबों रुपए का बजट गैर कानूनी इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। 7.5 अरब रुपए का बजट बगैर किसी कानूनी इख्तियार के इस्तेमाल किया गया। हालात ये हैं कि मरीज बेचारे आते हैं जिनको इमरजेंसी में भी कोई सहूलत नहीं दी जाती है, व्हील चेयर्स नहीं है, लिफ्ट्स ख़राब पड़ी हैं, इंतज़ामी मामलात का इंतहाई बुरा हाल है। वॉशरूम्स में आपको पता ये चल रहा है जाने के लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। ऐसे में इतने बड़े बड़े आप जो हैं वो गैर कानूनी इस्तेमाल करें बजट के, पूछने वाला कोई नहीं है। क्या यहाँ जंगल का कानून है? देखिए बिल्कुल जिन मसाइल की आपने निशानदेही की है, ये सिर्फ न्यू हॉस्पिटल में नहीं, शहर के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उनकी सूरत हाल आना ऐसी ही है। और बारहा जो है वो इन पर मीडिया पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन सूरत हाल जो है उसमें कोई फ़र्क जो है वो नहीं आता। अगर स्पेशली हम सिर्फ इस हवाले से बात करें कि अब जो है इसमें 7 अरब रुपए का बजट जो है वो बग़ैर किसी कानूनी मंजूरी के इस्तेमाल किया गया है। अब ये रिपोर्ट जो है ये ज़रा तरीका वारदात देखें, ये ऑडिटर जनरल ने ये रिपोर्ट जो है वो दी है, और जिस पर जो एमएस हैं उन्होंने फिर सेक्रेटरी साहब को जो है वो ये लिखा है कि जी ये इंक्वायरी जो है वो अमल में लाई जाए। अच्छा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये बयान किया गया है कि जो CEO हैं न्यू हॉस्पिटल के, उनका ओहदा जो है वो कानूनी तौर पर इस हॉस्पिटल में होना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद जो DEO हैं वो भी बजट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बजट इस्तेमाल किया। अब मुझे ये बताएं कि इन सारे मामलात में हॉस्पिटल की इंतज़ामिया, जिस पर MS साहब के हवाले से हम बात करें, MS साहब क्या कर रहे थे उस वक़्त? ये कहाँ पर थे जब ये 7 अरब का बजट जो है वो इस्तेमाल हो रहा था? या उस वक़्त ये कहाँ थे जब CEO तैनात हुआ? जो ऑडिटर जनरल ये कह रहा है कि भाई कवानीन में मौजूद ही नहीं है उसका ओहदा, मैं बताता हूँ वो कैसे काम करता रहा? उस वक्त के जो वज़ीर सेहत होंगे या होंगी, उनको खुशामद में लगे होंगे, जारी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं करने की। तब इन्होंने लेटर्स जो है वो क्यों नहीं लिखे? अब अवाम के 7 अरब रुपए जो है वो बगैर कानूनी अप्रूवल के जो है वो यूज हुए हैं। अब यूज कहाँ हुए हैं? यूज कहाँ हुए हैं वो भी नहीं बयान किया गया। उस रिपोर्ट में ये भी नहीं बयान किया गया कि ये कहाँ हुए, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि भाई ये 7 अरब रुपया इस्तेमाल कहाँ पर। अब ये किसी एक का काम तो दुरे नायाब है नहीं, इसमें तो बहुत सारे लोग मुलविस होंगे। अब यहाँ पर एक दूसरे को सेव करने के चक्कर में ये फाइल बंद हो जाएगी। देखिए, हमारे माजी के जो एजुकेटेड मिनिस्टर्स रहे हैं और माजी की हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जिस तरह आप कंपेन्स आजकल एजुकेटेड और डॉक्टर आप कंपेन सुनते हैं उनकी सारी की बात तो उनके अगर काले चटे खुलने पे आ जाएं तो बहुत चीज़ें खुलेंगी। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा इंकशाफ करूं कि अभी हम लोगों को भी इस हुकूमत में, केयर टेकर हुकूमत में, उस तरह से रसाई नहीं मिल पा रही इन्फॉर्मेशन पे कि अगर हम अभी से इस चीज़ पे कोशिश करना शुरू करें तो पिछली हुकूमत जो परवेज़ इलाही साहब की थी और जो मिनिस्टरों की एक फौज जफर मौज थी, उसकी ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी, आप परेशान हो जाएंगे। मैं सिर्फ LD और हाउसिंग की चीज़ें निकालना शुरू कर दूँ तो आप को मेरा ख्याल सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स करने पड़ जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली ये हुकूमत अमानतदार भी है सरकार के तमाम राजों की और सरकार के तमाम रिकॉर्ड की, इसलिए रसाई में थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन कभी तो ये खुलेंगी बातें, कभी तो जब इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम जाएगा, नई गवर्नमेंट आएगी, तो डेफिनेटली रसाई जब मिलेगी तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्कैंडल्स निकलेंगे। तो एक छोटी सी बात है, इतने में हो अवाम का नुकसान कहाँ रोएंगी, कहाँ रोएंगी। लाहौर शहर के अंदर जो पिछले 5 सालों में हो रहा है, जो पिछले ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही साहब के दौर में हुआ, उससे पहले जो वसीम अकरम प्लस थे हमारे, इमरान खान साहब के, उस्मान बुज़दार साहब, जो ज़मानत लेके नैब पेश नहीं होते, खौफ चेक करें। अगर आपने इतनी ईमानदारी से वजारत उस्मा की है, वजारत आला आपने निभाई है, तो फिर आप पेश हो जाए ना। आप प्रोटेक्टिव बेल्स लेते हैं, नैब में पेश नहीं होते। पिछली बार जो नैब में उस्मान बुज़दार ने जवाब दिया ना, वो शायद 10वीं क्लास का बच्चा दे जी कि मैं DG खान जा रहा हूँ जी, मैं बड़ा ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। हम स्कूल में एप्लीकेशन नहीं देते थे कि मैडम आज मेरे कज़न की शादी है तो मुझे सियालकोट जाना पड़ेगा, तो मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। भाई आप नैब बुला के थक गया है कि आप आए और आप कह रहे जी मैं DG खान जा रहा हूँ तो मैं पेश नहीं हो सकता, लेकिन मैं अगले 2 हफ्ते या अगले दिन किसी दिन भी पेश हो जाऊँगा। और इस तरह की जब एप्लीकेशन आएंगी, ये जो एहतसाब के नारे लगाते थे, तो अब एहतसाब को मजाक बना दिया इन्होंने, एहतसाब को दरखास्तों पे लगा दिए और ये हालात हो गए हैं। तो आप सूबे के जो आवाम के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके वसाइल को लूटा गया है, उनके साथ जो हालत लाहौर शहर की
मैं सिर्फ इसलिए कहूँगा क्योंकि हम स्पेसिफिक लाहौर कवर करते हैं, जो कर दी गई है। अगर वो एहतसाब खुलने पे आए तो फिर बात बहुत दूर तक तो जाएगी। बस बात बहुत दूर तक जाएगी। मुझे हेल्थ कार्ड की तरफ भी आना है। मजीद 132 अरब तलब किए गए हैं। रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई है। सेहत कार्ड पर अब तक 1 खरब से जायद फंड्स अदा किया जा चुका है। पिछले माली साल 130 अरब रुपए दिए गए हैं। अवाम तक तो इसके समरात नहीं पहुंचे। क्रॉस वेरिफिकेशन करें ना आप, अदालत देखें, अदालत बड़ा वाजिया है। जिस तरह अदालत यहाँ तो फिर आप दुरेना आप जो मामला उठाएंगे उसकी वेरिफिकेशन देखिए, करने की शफाफ हो क्या रहा है यहाँ? आप अदालतें अक्सर मुख्तलिफ केसेस में ये कहती हैं जी कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रखें, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट रखें। आप रखें ना, आपको पता लगेगा कि आप जो 10 लाख एक शहरी पे नाम ले रहे थे कि हम खर्च करेंगे, वो क्या पता उस बेचारे पे 50,000 का इलाज हुआ हो और पीछे उसके 10 लाख रुपए जो एग्जेम्प्ट हो गए। वो आप चीजें देखिए ना। करे दुरने आप यकीन जानिएगा, अभी तो निगरान हुकूमत इस तरफ नहीं आई और मेरे ख्याल से आना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि निगरान हुकूमत जो भी पॉजिटिव काम कर रही है ना, तहरीक इंसाफ जो है ना वो यही कहती है कि जी ये हमसे बदला जो है वो ले रहे हैं। भाई किस किस्म का बदला? जो चीज़ उखाड़ रहे हैं उसमें से नया स्कैम जो है वो किया क्या है 2018 से लेके आज तक बताइए किया कि जो बदले अब ये लिए जा रहे हैं। हेल्थ कार्ड के स्कैम के हवाले से मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप यकीन जाने, अगर सिर्फ ये इसकी बिलिंग को देख लेना कि हॉस्पिटल्स ने बिलिंग कैसे की है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यकीन जाने, चूँकि हम खुद गवाह हैं, जितने भी हॉस्पिटल जो सेहत कार्ड पे इलाज करते थे ना, वो कहते थे कि भाई अगर आपके पास सेहत कार्ड है तो फिर हम आपका फौरी इलाज जो है ना वो कर देते हैं। मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद आ गया। मैंने अपनी वालदा का इलाज कराया। मेरी वालदा की छोटी सी सर्जरी थी और डॉक्टर साहब मेरे वाकिफ थे, अल्लाह उनका भला करे। उनका प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्होंने कहा जी मैं आपका ऑपरेशन कर देता हूँ, सरकार के ऑपरेशन के हॉस्पिटल के, आपकी हालत बहुत है, आप सेहत कार्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सेहत कार्ड पे क्या, फिर मैं क्या करूँ? कहता बस आपने मेडिसिन नहीं लेनी सेहत कार्ड की। कहता बतौर डॉक्टर और मैं आपका दोस्त होने के नाते ही आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आपने मेडिसिन नहीं लेनी। मेडिसिन में चाहे आपको जेब से पैसे खर्च करने पड़े, आपने सेहत कार्ड की अप्रूव मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि जो अप्रूव्ड है वो मिल नहीं रही और जो मिल रही है वो 3rd क्लास से पता नहीं 9th और 10th क्लास है। तो आप वो दवाई, मैं कहता जी मैं तो जो जानने वाले हैं या जो इस्तात रखते हैं मैं उनको ये कहता हूँ कि आप ऑपरेशन की फैसिलिटी लें, आप सर्जन की फीस सेहत कार्ड से ले लें, आप कमरा शमरा जो भी आपको वार्ड मिलता है वो भी ले लें, लेकिन हम मेडिसिन पे कंप्रोमाइज नहीं करना। वो आपकी जिस्म मेडिसिन की मेडिसिन की ये सूरत यार। और बिलिंग का मैं बताऊं, अगर आपका ट्रीटमेंट जो है वो 75,000 में या 1 लाख रुपए में हो रहा था ना, तो ओवर बिलिंग जो है वो 2.5 लाख 3 लाख की हॉस्पिटल्स की जानिब से की गई है और उन हॉस्पिटल्स को कोई पूछने वाला भी नहीं और वार्ड के वो चार्जेस किए गए जो कमरों में चार्जेस नॉर्मल जाए तो प्राइवेट अंदाजा करें कि किस तरह से लूट मार मचाई हुई है हर तरफ। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है, शहर लाहौर का मास्टर प्लान 2050 पर अमल दरामद रोकने के हुक्म में तोसी, ग्रीन एरिया को भी नहीं छोड़ा गया। हाई कोर्ट का ऐसा कहना था। दुरे नायाब, आपसे मैं जान कैसे देखते हैं इस तोसी को? देखिए जी, लाहौर का मास्टर प्लान तो तमाशा बना रहा, और मैं प्रोग्राम्स में अगर पुराने निकाले तो मैं ये कहता था कि शायद परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत इस मास्टर प्लान की मंजूरी तक है। हाँ। और अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हम तो चले एक तफरीह के तौर पर भी कह देते थे। हुआ ऐसा ही कि उन्होंने आखिरी जो बतौर वज़ीर आला चेयरमैन LDA का इजलास लिया, उस पर मास्टर प्लान की मंजूरी ली बहुत जल्द, बल्कि आखिरी दिन इजलास बुला लिया। याद है मैं दुरे ने आपने वो ब्रेकिंग वो बात साबित हुई कि जी ये वाकई ही सिर्फ मास्टर प्लान तक थे। और फिर मैं तो हंसता था, मैंने कहा ये वज़ीर आला मास्टर प्लान के हैं, इनको तो और दुनिया से कोई गर्ज नहीं पूरे पंजाब में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके अंदर जो स्कीमें डाली गई, जो निकाली गई, इसका पूरा फ्रांसिक ऑडिट होना चाहिए। और हम अदालत से भी दरख्वास्त करते हैं कि अगर इसको देखें तो इसके अंदर सिर्फ फ्रांसिक ऑडिट का भी इस पर पूरा दें कि ये कितना अप्रूव था, किस चीज़ की इजाज़त दी गई, कहाँ तक इसको फैला दिया गया और क्यों निकाला गया। अथॉरिटी ने ये कहा था कि आप लाहौर का मास्टर प्लान बनाएं, फिर वक्त की कमी थी, जल्दी इनको बहुत तेज़ी आई हुई थी परवेज़ इलाही साहब को, गवर्नमेंट को, तो उन्होंने कहा जी कि लाहौर तक इस तरह कर देंगे जिला लाहौर दे कर दे उसको। तो उन्होंने उसको लाहौर डिवीजन को महदूद करके लाहौर डिस्ट्रिक्ट तक कर दिया। इनको फिर पता नहीं कहाँ से प्रेशर आया, अल्लाह जानता है, थोड़ा सा हम भी जानते हैं, लेकिन इन्होंने फिर उसको शेखुपुरा तक फैला दिया थोड़ा सा। उसकी लाइन लेंथ जो है वो शेखुपुरा सियालकोट, जहाँ पे आपका वो जो लिंक रोड है GT आपकी रिंग रोड से जो लिंक रोड सियालकोट मोटरवे को जाती है, उसके अंदर का जो पैच है वो भी सारा इन्होंने ब्राउन कर दिया रहायशी स्कीमों के लिए। शेखुपुरा की थोड़ा अपवर्ड कर दिया, उसकी तरफ भी थोड़ा। और ये भी नहीं देखा कि ग्रीन एरिया कितना आप अथॉरिटी का फैसला है कि आप लाहौर के दूसरे बाहर नहीं जा सकते, आपको उसको भी देखना चाहिए था। आपको वापस अथॉरिटी में ले जाना चाहिए था, वहां से फैसला जो है वो रिवोक कराना चाहिए था और फिर दोबारा आपको लाहौर डिवीजन को इंक्लूड करा देना चाहिए था। आप कर लेते, आप शेखुपुरा भी ले लेते, आप इधर से कसूर भी चले जाते, आप ननकाना भी चले जाते, कोई रोक तो नहीं रहा था। लेकिन आपने ये चीजें नहीं की। फिर इतना हसल बसल में किया कि एक ही दिन
मैंने ये भी खबर दी कि एक ही दिन अथॉरिटी मीटिंग, उसी दिन मिनट्स, हाँ। उसी दिन गजट नोटिफिकेशन और उसी दिन आपका मास्टर प्लान नोटिफाई हो गया। पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसी मिसाल ना मिलती है कि जी नहीं, इतना अब ये जो quick लिखा हुआ है फैसला। कि 2 अरब 5 अरब 10 अरब जितने भी लगते हैं लगाए जाएं और इस मामले को सॉर्ट आउट किया आप जाए। देखिए पहले भी वही थे, सारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट ही थे और इन पे भी माजरे के साथ एलिगेशंस हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन उन पे एलिगेशंस आए आपके लोकल कंसल्टेंट पे भी, आपके इंटरनेशनल कंसल्टेंट पे भी, कि वो लोगों के साथ डायरेक्ट डीलिंग कर रहे थे और उनके साथ मिले हुए थे और जिसको चाहे मर्जी प्रपोज कर रहे थे कि उसको ग्रीन कर दें, उसको ब्राउन कर दें, और एक लूट सेल का मेला लगा हुआ था। और इसमें बहुत सारे खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स भी हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। तो पहले आपको इसको भी एड्रेस करना चाहिए। फिर आप नए कंसल्टेंट रखेंगे, 53 करोड़ रुपए पहले दिए आपने, बिल्कुल 53 करोड़ रुपए आपने पहले एक कंसल्टेंट को दिए, मामूली बात नहीं है। और ये महंगाई वाले पाकिस्तान से पहले के 53 करोड़ हैं, जो शायद अब 1 अरब रुपया हो, कम से कम 1 अरब रुपया तकरीबन आप आज की नेट वर्थ वैल्यू के मुताबिक वो खर्च कर चुके हैं। अब आप 1-2 अरब और लगाएंगे, इनकी तो लॉटरी निकली हुई है। आप उन एलडीए के अफसरान को क्यों नहीं पूछते कि ये सो रहे थे और इनका ये काम नहीं था मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग का, इनको नहीं पता। इनको तो खैर ये भी नहीं पता कि जी कौन सी सोसाइटी कहाँ बन गई हो, जहाँ पता होती है वहाँ गैर कानूनी सोसाइटी खुद बनवा रहे हैं। एलडीए गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी कुछ नहीं कर रहा, क्यों करेगा? मुझे सिर्फ ये बता दें। देखिए मास्टर प्लान 2050 के हवाले से दुर्र ने आपने बड़ा ब्रीफली जो है वो बता दी है, और जो मौजूद जज जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स से मैं उस हवाले से जो है वो लाजमी यहाँ पर बात करना चाहूँगा। उनके रिमार्क्स जो कल के थे ना, आप यकीन जाने वो दुआएं जो है ना वो लोगों की ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई ये मामला जो है ये मेरे और अवाम के बच्चों के मुस्तकबिल से रिलेटेड है, तो इस पे तो हम जो है ना वो ये शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है, इसके साथ जो ज्यादती हो रही है ना उस पे जो है वो फिर इनको एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ उन्होंने इस चीज का कहा है कि एलडीए जो है वो ग्रीन एरिया को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, ये उन्होंने 100% ठीक और ये बहुत बड़ा रिमार्क है। अगर एलडीए को थोड़ी सी शर्म हो तो वो सोचे कि जी एलडीए ने माजी में क्या किया वो दुर्निया भी बड़ी अच्छी तरह जानता है, बेहतर तरीके से जानता है, और बाकी आप और मैं और सारी अवाम जानती है कि इन्होंने क्या किया। लेन देन जो है वो इनका चलता रहता है, इसीलिए तो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां जो है वो बनती हैं ग्रीन एरियाज के ऊपर, लेकिन कोई जो है वो यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। अब भी जो है वो इनकी जानिब से ये उज़र पेश किया जा रहा है कि जी बड़े पैसे लग जाएंगे कंसल्टेंसी हासिल करने के हवाले से। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, क्या एलडीए के जो मुतलका विंग्स हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई मास्टर प्लान जो है वो खुद बना सके? अगर आपने कंसल्टेंट ही हायर करना है तो भाई उस विंग को ही बंद कर दें। उस पर जितना खर्च आ रहा है, उस पर जितना पैसा आ रहा है, जो लाखों रुपए की तनख्वाहें जो है वो ये ले रहे हैं, अफसरान ले रहे हैं, भाई इनसे वो तनख्वाहें इनकी बंद करें। आप उसको बंद ही कर देना। इन्होंने मास्टर प्लान बनाने की 2-2 इजाजती तनख्वाहें भी ली हैं। हाँ, आपको याद होगा, वो भी मैंने खबर दी थी कि मास्टर प्लान में अब इनके खिलाफ कार्रवाई 2000 अच्छा जरूरत है। देखिए ना, होना पता क्या चाहिए, मैं तो मौजूद अदलिया से जो है वो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है ना उनको आप जो है ना वो हथकड़ियां लगाएं और इनको जेल की हवा जो है ना वो खिलाएं, क्योंकि अगर एलडीए पे आपने ये छोड़ा तो ये मामले हल नहीं होंगे। ये मुमकिन नजर नहीं आएगा। जितने भी सरकारी इदारे हैं ना उनमें जो खराबियां वो इसी तरह ठीक होंगी, चाहे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या एलडीए है या कोई भी सरकारी इदारा। आपकी अपनी हेडलाइन है, अभी आपकी अपनी हेडलाइन है कि पाकरम में क्या हुआ। बिल्कुल पाकरम में मर गए लोग, उनके आगे लोग मर गए, उनके मतलब कि मुझे खुद याद है कि हमारे यहाँ एक कोलीग थी, उनके वालिद साहब बेचारे फौत हो गए, उनके 2 प्लॉट थे और ये इतने फिरौन बने हुए हैं पाकरब सोसाइटी का, मैं एक एक नाम लेने को तैयार हूँ, नैब में इनके केसेस सारों के, और ये इतने ढटाई के साथ है कि ना ये किसी अदालत को मानते हैं, ना किसी एहतसाब अदालत को मानते हैं, ना ये नैब को मानने को तैयार है, ना ये पुलिस को मानते हैं। यानी ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है। ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है। और एलडीए से पूछा जाए कि जी आप रेगुलेटर है कि मुतहद मुलाजिम है किसी डेवलपर के? कभी भी कोई माफिया जो है ना वो सरकार से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हमारी सरकार में, सरकार की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स को भी लेकर, एलडीए को लेकर भी बात कर रहा हूँ, ये भी सरकार है ना, ये भी सरकार है ना, रेगुलेटर है। जिस तरह दुर्र ने आप बात कर रहा है, क्या इनसे ज्यादा पावरफुल है? ये चाहे तो नकेल डाल सकते हैं, लेकिन कैसे इनके अपने अंडर द टेबल मनी जो है ना वो फिर बंद हो जाएगा। यहाँ पर अपने हिस्से वसूल कर रहा है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको बरवक्त मीटर्स तब्दील ना होने पर ऐसी सर्वर मुगल की सर्जनिश की गई है। चेयरमैन लेस्को बोर्ड ने मीटर्स की किल्लत खत्म करने का टास्क दे दिया है।
हर जगह पर आप देखें, हर डिपार्टमेंट में आप देखें, सिर्फ और सिर्फ मसाइल ही मसाइल हैं। ये सिलसिला अब से नहीं चला आ रहा, बहुत देर से ये सिलसिला चला आ रहा है कि मीटर की किल्लत है, 3 फेज़ नहीं मिल रहा, सिंगल फेज़ नहीं मिल रहा। जो लोग अच्छे खासे पैसे देंगे उनको तो सब कुछ मिल जाएगा। जी देखिए, लेस्को के हवाले से ना अगर बात की जाए ना, लेस्को के मसाइल जो हैं वो वसाइल की किल्लत ये नहीं है या फंड्स की किल्लत वो नहीं है। लेस्को का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो इसके अंदर जो रिश्वत है और करप्शन है वो है। आप यकीन जानें कि लेस्को में जितने भी अफसरान हैं, वटेवर वो मीटर रीडर्स हैं या जो भी लोग हैं, आप यकीन जाने कि जितनी रिश्वत ये लेते हैं ना, और जायज़ काम की लेते हैं, जायज़ काम के लिए रिश्वत लेते हैं। अगर आपने मीटर लगवाना है ना, आपका मीटर नहीं लगेगा, ठीक कराने जाएंगे तो उसके लिए पहले तो आपको चक्कर इतने लगाने। अगर आपका मीटर जो है, अगर वो आपने जल्दी लगवाना है, आपको उसके लिए इजाफी पैसे जो है वो देना होंगे। अच्छा, ये इजाफी पैसे आपने बैंक में जमा नहीं करवाने, ये आपने उस अफसर को फाइल में रख के देने हैं जिसने वो मीटर जो है वो अलाउ करना है। ठीक है, अगर इन मसाइल पे काबू पा लिया जाए ना, तो मे भी लेस्को के मसाइल जो है ना वो हल हो सकते हैं। यहाँ पर जो चेयरमैन लेस्को है हाफिज़ मियां नवान साहब, वो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। हमारी उनसे रिक्वेस्ट भी ये होगी कि आप यकीन जाने कि इनके जो मीटर रीडर्स हैं, जितने पैसे वो कमाते हैं ना, आपकी सोच है, आपकी सोच है, यकीन जाने। और ये चीज़ जो है, ये मैं खुद इस चीज़ का चशमदीद गवाह हूँ कि ये लोग जो है वो एक एक जगह से 20-20, 30-30 हज़ार रुपया एक दुकान से या एक प्लाजे से जो है वो लेते हैं। और आप यकीन जाने कि कितने प्लाजे और कितनी दुकानें जो हैं वो होंगी। तो ये सारे लाइन लॉसेस जो हैं वो लेस्को को पड़ते हैं। और फिर लेस्को क्या करता है कि गरीबों बाज़ का सरचार्जेस जो है वो बढ़ा देता है, और उसके बाद यूनिट की कीमत जो है वो बढ़ा दी जाती है, या मुख्तलिफ टैक्स जो है वो डाल दिए जाते हैं। एट द एंड आम आवाम जो है बेचारी वो पिसती है। ऐसे ही सरजनिश करना सिर्फ काफ़ी अधूरे ने। आप वक्त मेरे पास था। इसमें लेस्को के इंतजामी कंट्रोल का भी मसला है, क्योंकि लेस्को का इंतजामी कंट्रोल अब सुना है वो चेंज हो रहा है और सूबाई हुकूमतों के पास आ रहा है। जिस तरह लेस्को होगा तो वो पंजाब हुकूमत के अंडर होगा, पहले ये फेडरल में थे तो ये किसी की नहीं सुनते थे। और अगर एक शटडाउन भी लेना है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजाज़त होगी तो शटडाउन मिलेगी। तो चेयरमैन साहब को ये थोड़े फैसले इंतजामी भी करने चाहिए। इसके साथ साथ ये पेटी इशूज़ तो चलेंगे, और जो इनके जिम्मेदारान हैं, जिसमें CEO है, आपके MD हैं, आपकी GM है, इन लेवल के लोगों से पूछा जाए कि अगर सारे काम चेयरमैन ने करने हैं तो इनके फैसले कानून साजी किसने कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि बस इसको थोड़ा सा कानून साजी। लेकिन आई एम श्योर कि ये पब्लिक डीलिंग वाले जितने महकमे हैं यहाँ पर ये चीजें खत्म करना, रेस लगी हुई है। जिस तरह इमरान बता रहा था, मुझे तो लग रहा है कि ये LDA से रेस खेल रहे हैं, क्योंकि अब तक तो LDA ही करप्शन में बहुत ज्यादा बदनाम था, लेकिन अब लेस्को भी दौड़ में। जहाँ पे भी आप झांके कम कोई नहीं है, हर कोई अपना अपना हिस्सा पूरा डाल रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक और हेडलाइंस के बाद। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मौसम तो अच्छा जा रहा है। बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है कि आने वाले दिनों में बारिशें हैं और अच्छी खासी तेज़ बारिशें हैं, लेकिन अभी आज भी कुछ हमें वैसा मौसम नज़र नहीं आ रहा। मौसमी हालात क्या हैं जी, ये हमें बता रही हैं हमारी रिपोर्टर कोमल। ओवर टू यू। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज की ताकत जो है वो भी जारी है और शहर लाहौर में गर्मी का एहसास भी महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहर लाहौर में मौसम में तब्दीली देखी जाएगी, चूँकि जो बलूचिस्तान से आने वाली हवाएं हैं वो लाहौर शहर में बारिशें बरसाने का सबब बनने वाली हैं, और टेम्परेचर में जहां हम कमी देखेंगे वहीं मौसम में अच्छी खासी तब्दीलियां भी रोनुमा होंगी। इस वक्त चूँकि हवाएं भी साकिन हैं और बावजह साकिन हवाओं के लाहौर में गर्मी का एहसास ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो आज दर्जा हरारत भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में अच्छी खासी तब्दीली देखने में नजर आएगी और शहरियों के चेहरों पर हम खुशी भी देखेंगे, क्योंकि अभी जो है वो थोड़े से मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर शहरी मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं, वहीं हमारे पत्तों और फूलों की रौनक भी थोड़ी सी जो है वो मानिंद महसूस की जा रही है। जो ही हवाएं चलेंगी तो जहाँ पर हमारा सब्ज़ा लहराएगा वहीं हमारे शहरियों के दिल भी जो है वो भी खुशी से जो है वो झूम उठेंगे। बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूगी के हवाले से, तो फ़िज़ाई आलूगी की मजमूई शरह जो है वो इस वक्त 232 रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। तो शहरियों को इसी हवाले से एहतियात के हवाले से भी बार बार ताकीद की जा रही है, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच कोमल, हमें मौसम की सूरत हाल बता रही थी। अब जी मौसम की सूरत हाल तो हमें कोमल ने बता दी है, हमने अब आपको मार्केट की सूरत हाल बतानी है। ओपन मार्केट में सब्जियों की क्या सूरत हाल है, साजिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ओवर टू यू साजिद। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ हस्बे मामूल ओपन मार्केट में और सरकारी नरखनामे में एक वाज़ेह तज़ाद बरकरार है। ओपन मार्केट में
सब्जियों की कीमतें जो है वो ज़्यादा हैं, जबकि सरकारी नरखामे पर सब्जियों की कीमतें जो है कम है। कुछ सब्जियों की कीमतें जो उनमें 15 से 20 रुपए की कमी जो है वो भी देखने में सामने आई है, लेकिन ओपन मार्केट में अभी भी सब्जियां जो है वो पुराने नरखों पे ही बेची जा रही है। एक नज़र अगर हम दौड़ा लें सरकारी रेट लिस्ट पर, तो जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत 95 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, जबकि ओपन मार्केट में प्याज अभी भी पुराने रेट पे तकरीबन 20 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अगर बात कर ली जाए टमाटर की, तो टमाटर की जो सरकारी कीमत है ये भी 95 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, जबकि ओपन मार्केट में टमाटर जो है ये 120 से 125 रुपये पर फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए लहसुन की, तो लहसुन की सरकारी कीमत जो है ये 360 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, जबकि ओपन मार्केट में लहसुन जो है ये 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की बात कर लीजिए, अदरक की सरकारी कीमत 630 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में अदरक जो है ये 700 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। अगर बात कर लीजिए सब्ज़ मिर्च की, 120 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में सब्ज़ मिर्च 150 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। आलू कच्चा छिलका दर्जा अव्वल, इसकी सरकारी कीमत 49 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, जबकि ओपन मार्केट में आलू 60 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। मेथी की कीमत 74 रुपये, ओपन मार्केट में 90 रुपये तक बेची जा रही है। अगर बात कर लीजिए बंद गोभी की 36 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है, जबकि मटर की सरकारी कीमत 145 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में मटर जो है वो अभी भी 170 से 180 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। तो ये एक वाज़ेह तज़ाद था हस्बे मामूल सतहों की कीमतों में ओपन मार्केट में और सरकारी नरखनामे में बरकरार है। शहरियों का भी ये शिकवा था कि इंतज़ामिया की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है इस पर अमल दरामद तो इंतज़ामिया करवा नहीं सकती, लिहाजा इंतज़ामिया को ये रेट लिस्ट जो है वो भी जारी करने की ज़रूरत नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे साजिद और हमें सब्जियों की कीमतें साजिद ने बताई हैं। अभी हमने आपको बताना है जी करेंसी रेट क्या चल रहे हैं माल के हाल में। करेंसी रेट बताएंगे हम आपको, रेट लिस्ट है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। अभी बढ़ना है हमने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का स्पेशली प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मैट्रिक के, क्योंकि इम्तिहानात होने वाले हैं, तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पेपर के लिए अपीयर होना है। अब इशू ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे ब्राइट स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं जो पेपर की तैयारी घर से बहुत अच्छी तरह से करके जाते हैं, लेकिन पेपर देखते ही थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। फिर पेपर अटेम्प्ट करने का प्रॉपर तरीक़ेकार क्योंकि उन्हें नहीं पता होता, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में पेपर उस तरह से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते जितनी वो अच्छी तैयारी करके जाते हैं। पेपर पैटर्न क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। पेपर आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है, जब आपके हाथ में पेपर आए तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ें देखनी हैं। अमूमी तौर पर स्टूडेंट्स गलतियां कौन सी कर देते हैं, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि आपके पॉइंट्स गेन यानी नंबर गेन कर सकती हैं, ये वो सब चीज़ें हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपको कराना चाहूँगी। हमारे मोहतरम असातिज़ा मौजूद हैं जो कि पूरा साल स्टूडेंट्स को मैट्रिक की तैयारी भी कराते हैं, उनकी निगरानी में स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट सेशन भी देते हैं, पेपर चेकिंग का अमल भी यही असातिज़ा करते हैं। इनके पास खासा एक्सपीरियंस है इन तमाम चीज़ों का। आज की गाइडलाइन स्टूडेंट्स के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान शेयर करेंगे। प्रोफेसर मेमूना ने हमें ज्वाइन किया है और इनके साथ साथ जी हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर अमानत साहब। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त के लिए। मैट्रिक के पेपर हमेशा जो है वो हर किसी की लाइफ में, सर मैं आपसे आगाज़ करूँगी, बहुत ही अहम लम्हा होता है स्टूडेंट के लिए, और कहा जाता है कि मैट्रिक में ही अगर आप अच्छे नंबर ले लें तो वो एक आपका ना वो पैटर्न सेट हो जाता है कि अच्छा ये ब्राइट स्टूडेंट है। कितना मुश्किल मरहला है, इसको आसान कैसे करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल चूँकि रमज़ान है, रमज़ान ना भी हो तो पेपर जब हमारे पास आता है
तो हमने सबसे पहले दुआ मांगनी है, बिल्कुल। अल्लाह का नाम लेना है, कोशिश करें कि दुरूद शरीफ से आगाज़ करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू डू दिस। उसके बाद जब पेपर आपके हाथ में आता है तो आपने अगर उर्दू का पेपर है तो आपने राइट साइड से आगाज़ करना है, वहीं पे आपने मार्जिन लाइन लगानी है। कोशिश करें कि डबल मार्जिन लाइन लगाएं। एक मार्कर्स होते हैं, एक कटा हुआ मार्कर होता है और एक कटा हुआ नहीं होता। एक मार्जिन लाइन आपने डार्क लगानी है और एक आपने थिन किस्म के लगाने हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद आपने जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो आपने क्वेश्चन एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ऑब्वियसली सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो आपने उसको गौर से अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक दफ़ा पढ़ने के बाद फिर दूसरी दफ़ा पढ़ें। बाज़ का ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, आपको प्रेशर होता है, तो जब आप पेपर एक दफ़ा पढ़ते हैं, सेकंड टाइम पढ़ते हैं, तो यकीनी तौर पर वो चीज़ें जो आपको भूल चुकी होती हैं आपको याद आ जाती हैं। और दुरूद शरीफ की बरकत से यकीनी तौर पर इसकी बरकत से आपको भूली हुई चीज़ें भी आपको याद आ जाती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जिनके बारे में यू आर डेड श्योर अबाउट, आप उनको टिक कर दें। ठीक है। बबल शीट आप एंड पे आप फिल करें, पहले आप टिक कर लें जो आपको क्वेश्चन पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको मिला होता है। टिक करने के बाद जो चीज़ें रह जाती हैं जो आपके माइंड में नहीं आती हैं, इवन के जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बाज़ का कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब तो जो पेपर्स बनते हैं उनमें क्रिएटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कोई 30% 40% क्रिएटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एज़ पर रूल ऑफ द बाइस लाहौर। तो उसमें फिर कुछ जो इवन के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यंग माइंड्स गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स ऑफ द पेपर्स। तो उसमें फिर आपने ये करना है कि जो आपको श्योर है कि आपको ये चीज़ें आती हैं, आप उनको टिक कर लें। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके माइंड में आती जाएंगी और आप फिर उसको बाकी की चीज़ें जो रह जाएंगी आप उनको टिक कर लें। उसके बाद फिर आप बबल शीट फिल करें। लेकिन इससे भी पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। वहाँ पे एक कॉलम डेट का होता है, आपने डेट मेंशन करनी है। इवन के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपने पेपर कोड होते हैं। अच्छा। आपने 4 कोड्स आते हैं पेपर में। आपको डेफिनेटली आपको कोई एक कोड का पेपर मिला होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 35, 31, 35, 32, 35, 33, 35, 34 4 कोड्स के होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि बच्चों में चीटिंग का जो एलिमेंट होता है वो कम हो जाए। तो हर बच्चे को जो कोड होता है वो डिफरेंट होता है। तो एक ऑप्शन होती है ऊपर बबल शीट के ऊपर कि पेपर कोड। आपने वो पेपर कोड लाजमी लिखना है क्योंकि आपको सिर्फ बबल शीट आपने वापस करनी है। तो बबल शीट को प्रॉपर तरीके से फिल करना इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू डू दैट। ठीक है। तो वो आपने पेपर कोड लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद अगर इंग्लिश का है तो आपको 20 मार्क्स का होगा, उर्दू का भी 20 मार्क्स का होगा। बाकी जो साइंसेस के होते हैं वो 10 मार्क्स आपको मिलते हैं, 10 मिनट्स आपको मिलते हैं। और इसी तरीके से जब ये आप ख़त्म कर लें तो आपका सब्जेक्टिव पार्ट आपके पास आ जाता है। ठीक है। तो सब्जेक्टिव पार्ट में भी आपको जो आंसर स्क्रिप्ट मिलती है उसमें आपने अपना नाम मेंशन करना होता है। आपने ऊपर जो सब्जेक्ट है वो मेंशन करना होता है, आपने डेट मेंशन करनी होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू डू सच थिंग्स। तो सबसे पहले बच्चों ने ये चीज़ तो ये वो चीज़ें हैं बेसिक बुनियादी जो हर किसी को करनी है, हर किसी को इसका ख्याल रखना है। मैडम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है पेपर को गौर से पढ़ना, और फिर उसके बाद सबसे पहले उन क्वेश्चंस को पिक करके जिन पे उनको लग रहा हो कि पूरी ग्रिप है और श्योरिटी हो, सबसे पहले उनको हल कर लेना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 2 दिन सिर्फ रह गए हैं, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरी उनके लिए, क्योंकि ये एक प्रेशर, चाहे वो एक 9th के एग्ज़ाम से गुज़र चुके हैं, एक एक्सपीरियंस कर चुके हुए हैं,
लेकिन एक ये साइकोलॉजिकली एक प्रेशर होता है बोर्ड एग्जाम का, एक हाँ, बाकी हमें अपना टाइम याद आता है ना, पता होता है कि आपको वो बहुत प्रेशर होता है। हाँ, और वो वैसे भी एक एक्सटर्नल सेंटर्स होते हैं उनके, जो स्टाफ है वो अपने टीचर्स के लिए तो यूज टू होते हैं, अपना एक एटमॉस्फेयर था, लेकिन यहाँ पे उन पे प्रेशर एटलीस्ट फॉर फर्स्ट पेपर उनके ऊपर ये एक प्रेशर आता है। तो उसके लिए मेरी ढेरों दुआएं हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। माशाल्लाह पूरा साल उन्होंने मेहनत की है तो वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, एक बात मैंने ऐड करनी थी, वो सर जो बबल शीट का जिक्र कर रहे थे, तो एक चीज़ माइंड में बच्चों को ज़रूर रखनी चाहिए कि जो उनका ऑब्जेक्टिव पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो उनसे ले लिया जाता है। ठीक है। जिस बबल शीट पे उन्होंने अटैम्प्ट करना है, वो उन्होंने जो अलॉटेड टाइम है, गिवन टाइम है, वो उसमें करने के बाद उनसे क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है। ये नहीं उन्हें करना चाहिए कि वो कोई छोड़ दें कि अगर नहीं आ रहा कोई तो उसको उन्होंने छोड़ दिया कि चलें वो थोड़ी देर में सोच के हम लिखेंगे। क्वेश्चन पेपर उनको वो वापस नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है फॉर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद उनका सब्जेक्टिव का जब टाइम शुरू होता है तो वो क्वेश्चन पेपर उन्हें वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो उनको पहले पूरा अटैम्प्ट कर लेना है। ठीक है। वो जितना भी अलॉटेड टाइम था उसमें उन्होंने कंप्लीट करना है। उन्होंने अपने उन क्वेश्चंस को भी समझना है, उसको मार्क करना है वहाँ पे जो आंसर्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बबल शीट को फिल करना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ऑब्वियसली जैसे अब सर ने कहा है, या साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, अब बोर्ड ऐड कर चुका हुआ है। पहले तो होता था कि बिल्कुल एक डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होती थी, बुक से है, अब कॉन्सेप्ट्स हैं वही, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और तरह से मोल्डेड फॉर्म में भी पूछा जाएगा। ठीक। ये बोर्ड ने स्टार्ट किया, 30-40%, 50% इसमें एडिशन हो चुका हुआ है। तो उसके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होती, कॉन्सेप्ट्स तो वो ले चुके हैं, सारी गाइडलाइन उन्हें मिल चुकी होती है, अब तक तो बच्चा फुली प्रिपेयर है, बस उन्होंने सिर्फ उसको फोकस करना है। ठीक है। उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। ये जल्दी नहीं कि बस उन्हें लगा कि हाँ ये था, मे भी उसमें कोई चेंज हो, कोई छोटा मोटा वर्ड ऐसा चेंज हो, वो जल्दी में वो स्किप कर जाएं, तो उन्हें पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ के समझना है। ठीक है। चाहे उनका एक कुछ टाइम लगे उसमें, लेकिन पहले वो समझें और उसके बाद वो उसको अटेम्प्ट करें। इसके लिए जो आप बात कर रही हैं उसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो एडिशनल क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं, या जो बॉक्स क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल साइड पे इंफॉर्मेशन पिंक बॉक्सेस होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, बायो में होते हैं, वो छोटे छोटे वो बने होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, पिंक बॉक्सेस कहते हैं हम उन्हें, येलो बॉक्सेस कहते हैं। ठीक है। मिनी एक्सरसाइजेज होती हैं फिजिक्स में, उन्हें बहुत स्टूडेंट्स वो पूरा एक मेन टॉपिक्स देखते रहते हैं और उन्हें स्किप कर जाते हैं। ठीक है। तो वो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हैं वो स्पेशली देख लेनी है उन्होंने। ठीक है। वो हाईलाइट कर लें, क्योंकि उस दिन जिस दिन पेपर होगा तो वो एक नज़र उन पे भी डाल लें। ठीक हो गया। तो उनमें से कोई एमसीक्यू की फॉर्म में या किसी होंगे वहीं से ही, होंगे बुक के अंदर से ही, लेकिन वो समटाइम ऐसा होता है कि वो बच्चा उन साइड इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है। इसके लिए मैं ऐड करना चाहूँगा, इसके लिए बुक रीडिंग जो है इट्स अटरली इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स के लिए उनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक की एक एक चीज़ को पढ़ना। इवन उनकी एक्सरसाइज में भी कोई क्वेश्चन ऐसा, कोई न्यूमेरिकल ऐसा जिसकी स्टेटमेंट में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो भी उनको आ सकती है, वो भी उनको देखनी है। अमूमी तौर पे सर गलतियां कौन सी स्टूडेंट कर देते हैं जो आपको लगता है कि अच्छा ये तो मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, ये किस तरह से इतने नंबर कम ले लिए, तो क्या गलती बेसिकली स्टूडेंट ऐसी कर देते हैं? अच्छा, मैंने जब पेपर मार्क कर रहा होता हूँ बच्चों के, तो उसमें जो एक चीज़ देखने में आई है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। इंग्लिश में अगर लेटर है, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, उसमें रिसीव्ड के स्पेलिंग गलत कर देते हैं। और 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रिसीव्ड की मतलब इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं, RECEIVED होता है तो वो RECIE लिख देते हैं, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स बच्चे बहुत करते हैं। उसमें कटिंग या अरेजिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे नॉर्मली करते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आपका पास्ट में पूछा गया तो यू आर सपोज टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द पास्ट, यानी कि जिस टेंस में आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपने जवाब देना है। तो उसके अलावा कटिंग अब बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, ये आपने नहीं करनी, बोर्ड में अलाउड नहीं है कि आपने रिमूवर अलाउ नहीं होता। तो वो अब वो जैसे उनका एक माइंड होता है कि कटिंग हो गई, मिस्टेक हो गई तो हम रिमूव कर लेंगे, तो रिमूवर तो अलाउ ही नहीं होता, वो सेंटर बाहर से ही ले लिया जाता है उनसे ना। सही। तो वो कटिंग को इग्नोर करें, कटिंग को इग्नोर करें। अच्छा, अब हमारे टाइम पे ये बताया गया था कि पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, और हमें याद है कि मार्कर से अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी हेडिंग्स देकर
बहुत अच्छा सा पेपर को प्रेजेंट करने का तरीक़ेकार सिखाया गया था। मैटर करती हैं ये चीज़ें कि स्टूडेंट का पेपर अटेम्प्ट करने का तरीक़ेकार क्या है, उसने कितनी अच्छी राइटिंग और कितना सवार के पेपर की? ऑब्वियसली करती हैं। हर चीज़ की एक प्रेजेंटेशन होती है। आप कोई डिश भी बनाते हैं तो उसको अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो वो अच्छा लगेगा ना। और दूसरा ये एक साइकोलॉजिकली भी है, जो एक एग्जामिनर चेक कर रहा है, बहुत सारे उसने आपको एक चीज़ देखने में खूबसूरत लगेगी, आप वो ऑब्वियसली वो खुश होगा, वो खुश होगा। तो जब वो खुश है तो ऑब्वियसली उसके उस मूड का फिर इफेक्ट उसके पेपर पे आएगा। ये कहा जाता है कि सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, यू आर वेल ड्रेस्ड, लेकिन आपने बाल नहीं बनाए हुए, तो इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द ऑन लुकर। क्या ये किस किस्म का बंदा यार, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं लेकिन इसने बाल नहीं बनाया हुआ, बाल आपके बिखरे हुए हैं। तो दिस इज़ द इम्प्रेशन। सेम इज़ द केस विद द पेपर्स। आपने अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन दैट इज इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंटेबल बिल्कुल टू द एग्जामिनर, तो फिर वो फिर उसका फ़ायदा उस तरह से नहीं होगा, वो अट्रैक्शन नहीं बन सकेगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी लेकिन जो गाइडलाइन आपने दे दी मेरे ख्याल से इनफ है। थैंक यू सो मच। वक्त हमारे पास कम है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक वंस अगेन। टाइम हमारे पास कम है और आप लोगों से जी जाते जाते हमने ये ज़रूर कहना है, जिनकी कल बर्थडे है वो हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सेकेंडली, आप हमें अपनी सजेशन भेज सकते हैं। माह मुबारक चल रहा है, अगर आप में कोई टैलेंट है, वैसे तो हमारी रमज़ान सहर अफ्तार ट्रांसमिशन चल रही है, आप उसमें भी शिरकत कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। अपनी सजेशंस हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं ज़रूर आप हमें सजेस्ट करें, इंशाल्लाह हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सेकेंडली, महकमा मौसमियात की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया है। आज शाम को बारिशें बरसाने वाला सिस्टम शहर में दाखिल होगा, यानी शहर का मौसम भी खुशगवार हो जाएगा। बारिशें होंगी तो रोज़ेदारों के लिए ये अच्छी खबर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।